कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बीदर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का बहुत बहुत शुक्रिया। मन्नान साहब, रहीम खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज बीदर में इतना बड़ा एक जलसा ऑर्गेनाइज करके जो इज्जत अफजाई मेरी की है, इसका बहुत बहुत तमाम लोगों को शुक्रिया। और खासकर रहीम भाई और मन्नान भाई जो पहल किए हैं इसमें, और उनको जो ईश्वर खंडे साहब, राष्ट्रीय पार्टी साहब, अशोक खेनी साहब जो, और हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट जाब शक्ति साहब जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में जो मदद की, जो ताकत दी, उन तमाम लोगों का शुक्रिया था। आज के इस प्रोग्राम के सदर जनाब रहीम खान साहब, हमारे सीनियर मोस्ट मिनिस्टर, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट और दीगर डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज मिनिस्टर जनाब ईश्वर खंडे साहब, राजशेखर पाटिल साहब, अजय सिंह साहब, अब्दुल जब्बार साहब, आइवन डिसूजा साहब, अरविंद कुमार अर्की साहब, चंद्रशेखर जी पाटिल साहब, भीमराव पाटिल साहब, मोहम्मद गौस साहब, अशोक खेनी साहब, विजय सिंह साहब, भीम सिंह शिंदे साहब, बसवराज जाब शेट्टी साहब, अमृतराव चिमकोट साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब, नासिर खान साहब, अब्दुल मनान साहब और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। बी नारायण, हमारे पुराने दोस्त मिसेस बी नारायण राव साहब यहाँ पे बैठे हैं, देवी सिंह साहब यहाँ पे हैं, अयाज खान साहब हैं, निजाम खान साहब हैं, लाल सेठ साहब हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे ठहरते हैं, उनके नाम नहीं लूँगा, बुजुर्गों और दोस्तों। अब मैं यहाँ पर आपके सामने 3:20 पे खड़ा हुआ हूँ। मुझे भी भूख लग रही है, आप तमाम लोगों को भी भूख लग रही है, इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। खासकर ईश्वर खंडे साहब अपनी बात करने के बाद में मुझे नहीं लगता कि कुछ बचता है हम लोगों को बात करने के लिए। कंप्यूटर में जितना भी भरा रहता है उसको पूरी तरह से झाड़ू से साफ कर देते हैं। मेरे दिमाग में जितने साथ वो वाकआउट हो गया। अब मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ समझ नहीं आ रहा। अगली बार जहाँ पे मैं जाऊँगा मैं बोलूँगा पहले मैं बात करूँगा, ईश्वर खंडे साहब को बाद में बात करेंगे। तो बीदर से लेके स्टेट की पॉलिटिक्स की लेके, नेशनल पॉलिटिक्स की लेके, आजादी के आंदोलन की लेके 2023 के इलेक्शन तक सारी बात ईश्वर खंडे साहब ने रख दी है। तो मैं इसीलिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आप तमाम लोग सुबह से लगे हुए हैं यहाँ पे, बहुत पेशेंटली आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और आपको और ज्यादा देर में बैठाना नहीं चाहता। मैं इतना ही यहाँ पे बोलने के लिए खड़ा हूँ कि जितनी भी तारीफ अभी कर रहे थे, जितनी भी बात अभी कर रहे थे, CWC की मेंबरशिप की जो बात कर रहे थे, जो कांग्रेस पार्टी की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसमें कम उम्र में मुझे लगता है कि 2-3 लोग हम लोग कम उम्र के हैं। मैं हूँ, सचिन पायलट हैं, गौरव गोगोई हैं, हम 2-3 लोग सबसे कम उम्र के हैं। तो हम जैसे नौजवान लोगों को जो CWC में मौका मिला है बड़े इस देश के बड़े से बड़े लीडरों के साथ बैठने का, सोनिया गांधी जी साहिबा के साथ बैठने का, मनमोहन सिंह साहब के साथ बैठने का, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ बैठने का, राहुल गांधी जी के साहब के साथ बैठने का, बहुत अलग अलग स्टेट के हमारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ, PCC प्रेसिडेंटों के साथ, फॉर्मर यूनियन प्रेसिडेंट के साथ तो बैठने का मौका मिला है। इसके लिए मैं तमाम लोगों की तरफ से, मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से, सारे माइनॉरिटीज की तरफ से मैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथ ही साथ में राहुल गांधी साहब, सोनिया गांधी साहिबा, रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब, KC वेणुगोपाल साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि बदायूं जैसे छोटे शहर से, एक मिडिल क्लास फैमिली से मेरा जो सियासी सफर रहा है, मैं जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं कांग्रेस पार्टी की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी का कभी मैं सदर रहूंगा, कभी मैं मेंबर रहूंगा और इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ के
देश के लिए और पार्टी के लिए जो बड़े बड़े डिसीजन होंगे उसमें मैं पार्टिसिपेट करूंगा, उसमें मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, उसमें मैं हिस्सा लूंगा करके मैं कभी सोचा नहीं था। आज ये मौका अगर मुझे मिला है, खासकर एक मुस्लिम कम्युनिटी के एक नौजवान पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को या नौजवान एमपी को अगर एक मौका मिला, मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, ये अगर मौका कोई पार्टी दे सके तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे सकती है। और किसी पार्टी में ऐसे मौके नहीं मिलते। और किसी पार्टी में हाईएस्ट लेवल पे आपको बैठ के आने वाले दिनों की तकलीफ संभालने के लिए, आने वाले दिनों के लिए डिसीजन लेने के लिए, उसमें बैठ के पार्टिसिपेट करने के लिए कोई और पार्टी ऐसा मौका नहीं देती। हिंदुस्तान में कई पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर ही नहीं सकते। जितने बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टियां हैं, रीजनल पार्टीज है, जनता दल में बताइए किसको मौका मिला है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेट में मुख्तलिफ पार्टियां हैं, आप बताइए किसको मौका मिला है। इस तरीके का मौका अगर किसको मिलता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को मिलता है। क्यों कांग्रेस पार्टी को मौका देती है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि इस देश में बराबरी का हक मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये मानती है इस देश में जो भी पैदा होता है, जिस फैमिली में भी पैदा होता है, जो भी मजहब में पैदा होता है, किसी भी जात में पैदा होता है, कोई भी भाषा बोलने वाला रहता है, किसी भी प्रांत में पैदा होता है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में पैदा होता है, तो उसको जो है हिंदुस्तान में बराबरी का हक मिलना चाहिए। इसीलिए वो मानते हैं कि हमारे देश किसी भी मजहब के बिना पर नहीं, हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम लोग देश चलाना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान हर किसी को बराबरी का हक देता है। आज नागरिकता की सीए एनआरसी की बात हो रही थी। सीए एनआरसी के बहस हमारे देश में छिड़ा था। मैं पहला वर्ष सीए एनआरसी के खिलाफ में पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाया था और सवाल किया था। उसके बाद देश भर में आंदोलन शुरू हुआ था। उस टाइम में हमने बोला था इस देश में संविधान सबको बराबरी का हक देता है। अगर बराबरी का हक देता है तो सीए एनआरसी इंडिया जैसे आप जो है पॉलिटिक्स कैसा लेके आ सकते हैं, कैसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, कैसा आप एक मजहब के या एक समुदाय के लोगों को आप दूसरे नागरिक का हक कैसा आप दे सकते हैं, उनको कैसा उनको सेकेंड क्लास सिटीजन बनाने की आप बात कर सकते हैं। तो आज संविधान कांग्रेस पार्टी दी है। कांग्रेस पार्टी पिछले 75 साल में अगर किसी रूल के तहत अगर वो इस देश को चलाई है या अलग स्टेट को चलाई तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलाई है। आज हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस है। ईश्वर खंडे साहब ने, राजशेखर पाटिल साहब ने बहुत सारी बात उसमें रखी। मैं हिजाब के, हलाल के, हराम के बारे में बात करना नहीं चाहूंगा। मैं हमारे 5 गारंटीज के बारे में बात करना नहीं चाहूंगा। मैं सच्चर कमेटी के बारे में बात करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये सारी बात हो चुकी है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, हमारे सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस है। वो चैलेंजेस इसलिए हैं क्योंकि हमारे 50 पहले आजादी के बाद हमारे 50-60 साल में हमारे को कोई चैलेंज नहीं था। आज हमारे खिलाफ यानी कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ एक आइडियोलॉजिकल चैलेंज हमारे पास है। एक सोच का चैलेंज है। एक ऐसी ताकत उभर के आई है जो ताकत इस देश को बांटना चाहती है। इस देश का जो डाइवर्सिटी है उसको खत्म करना चाहती है। इस देश में हम लोग और वो लोग करके वो करना चाहती है। इस देश में अमीर लोग और गरीब लोग को बांटना चाहती है। इस देश को जात-जात में बांटना चाहती है। इस देश को भाषा के बिना पे बांटना चाहती है। तो उस ताकत के खिलाफ हमारे को अगर खड़े होना चाहिए तो हम लोग को एकजुट होना चाहिए। कौन लोग एकजुट होना चाहिए? हम लोग इस देश के हर वो नागरिक जो हमारे संविधान में यकीन रखता है, इस देश की एकता और अखंडता में यकीन रखता है, इस देश में बराबरी से सबको बराबरी का हक दिलाने में यकीन रखता है, वो हर एक सबको हमको खड़े होना पड़ेगा। लेकिन हम कैसे खड़े होंगे? खासकर वो लोग जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के बेनिफिशियरीज हैं, हमारे स्कीम के बेनिफिशियरीज हैं, हमारे प्रोग्राम के बेनिफिशियरीज हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, जो अपनी जगह हैं, अलग अलग माइनॉरिटीज हैं, पिछड़े वर्ग हैं, दलित हैं, एसटी हैं, जो ये सारे लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेनिफिशियरीज हैं, इनको एकजुट होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज हम लोग इस संविधान को नहीं बचाए, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को अगर हम नहीं बचाए तो ये देश बचेगा नहीं। तो इसके लिए हम लोगों को ये होके हमारे एकता का मुजाहरा करना पड़ेगा। पिछले 2023 के इलेक्शन में कर्नाटक की तरफ पूरा हिंदुस्तान देख रहा था। हर वो जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहता है, जो अपने आप को सेकुलर कहता है, जो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहता है, जो अपने आप को धरती पसंद कहता है, ये सारे
सारे लोग कर्नाटक की तरफ देखते थे। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के लोग जो हिंदुस्तान के बाहर लगे कनाडा, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया में जो पढ़ते हैं, वहां से भी लोग फोन करते थे, ये कहते थे कर्नाटक क्या होगा, कर्नाटक देश दिशा दिखा पाएगा या नहीं दिखा पाएगा। कर्नाटक के लोग वापस कांग्रेस को वो विनिंग स्ट्रीक पे डालेंगे या नहीं डालेंगे, कर्नाटक के लोग भारतीय जनता पार्टी को शिफ्ट देंगे या नहीं देंगे, जो उनका ट्रेन चल चुका है उस पटरी पे रोकेंगे नहीं ट्रेन को कर्नाटक में, ये बार बार सवाल करते थे। आप लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने खड़े रहे, डटे रहे, एकजुट रहे, बगल से हैदराबाद से कुछ लोग आके आपको उकसाने की कोशिश किए, बांटने की कोशिश किए, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भला बुरा करने की कोशिश किए, मुसलमानों को डराने की कोशिश किए, जात से जात के बारे में बात करने की कोशिश किए, लेकिन आप लोग तो एक रहे, आप लोग डटे रहे, आप लोग खड़े रहे। आप लोगों ने कांग्रेस को जहाँ पे टेलीविजन चैनल 1:10, 1:5, 1:15 दिखा रहे थे, आप लोगों ने 1:36 सीट दिखा के बोला कि ये पूरी तरह से मोहब्बत देके ताकि ऑपरेशन कमला अगले 5 साल कर्नाटक के धरती में ना हो। लेकिन आज पूरा देश भर में ये लहर बन चल चुकी है। अब तेलंगाना का चुनाव हो रहा है, तेलंगाना का चुनाव हो रहा है, अचानक कांग्रेस पार्टी वहां तीसरे 3rd पोजीशन में थी, वहां बिहार चंद्रशेखर राव की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में टक्कर था। जैसा ही कर्नाटक के लोग देश को रास्ता दिया, एक डायरेक्शन दिए, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी उनके खड़े होगी। आज चुनाव जो होने जा रहा है, मैं इसी के साथ कह सकता हूँ, हमारे 20 किलोमीटर से स्टार्ट हो रहा है, वो स्टेट में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से वहां पे बहुमत में जीत के आएगा, कांग्रेस का मुकाबला और कांग्रेस की सरकार बनेगी। सिर्फ यहाँ पे नहीं, पूरे 5 स्टेट में जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, जिस तरह के ओपिनियन पोल आ रहे हैं, जिस तरह के सर्वे हमारे इन हाउस सर्वे हो या टेलीविजन चैनल के सर्वे हो, उसके हिसाब से 5 स्टेट में कांग्रेस पार्टी बराबर का टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दूसरे पार्टियों को दे रही है। और 5 स्टेट में मुझे लगता है और इंशाअल्लाह ये होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की सदारत में 5 स्टेट में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आप लोग एकजुट रहे। मैं मानता हूँ आपको बगल वाले शहर से हैदराबाद से आके कुछ लोग बदलाते हैं, बात करें मुझसे, कांग्रेस ने अपनी लोग क्या दिया, कांग्रेस सॉफ्टी दुर्गा करती है, कांग्रेस मुसलमानों को क्या दिया, क्या क्या दिया, जो है ईश्वर खंडे साहब हमारी लिस्ट बनाए। अगर ये देश में 6 स्टेट में अगर मुसलमान चीफ मिनिस्टर हुए तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बिहार में गफूर साहब, राजस्थान में बदरुल्ला खान साहब, महाराष्ट्र में अब्दुल रहमान अंजुले साहब, पांडिचेरी में फारूक साहब, असम में अरोड़ा ठाकुर साहिबा, जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूंगा, केरला में कोया साहब कांग्रेस की मदद से, ये चीफ मिनिस्टर आप बताइए कोई और पार्टी किसी मुसलमान का चीफ मिनिस्टर, जितने यूनियन मिनिस्टर, जितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जितने एमएलए, जितने राज्यसभा मेंबर्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फखरुद्दीन अली अहमद साहब, वाइस प्रेसिडेंट जस्टिस हिदायतुल्लाह साहब, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, यूपीएससी के मेंबर, कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, अब बताइए और क्या चाहिए। जो लोग कहते हैं कि मुसलमान को कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं दिया, उनसे सवाल पूछिए, भैया जहाँ से आते हैं यहाँ पे डिविजन करने की कोशिश करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की पीठ के पूरे देश भर में घूम के आप डिविजन करने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछिए आप हैदराबाद में 7 सीट के अलावा दूसरे जगह आप जो है अपने कैंडिडेट नहीं डालते। आप बताइए पिछली बार जो है चुनाव में जितने आपने वायदे किए थे माइनॉरिटीज को लेके, कितने वायदे आप फुलफिल किए। आज ईश्वर खंडे साहब कह रहे थे सिर्फ मुसलमानों की बात छोड़िए, पूरे कर्नाटक में पिछली सरकार ने 165 प्रॉमिसेस हम लोग किए थे, पूरे 165 फुलफिल किए। अभी जितने गारंटी करने प्रॉमिस किए पहले किए, वो पूरे के पूरे गवर्नमेंट और इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिए। हम लोगों ने बोला था जैसा ही लोग सरकार में आएंगे हम हिजाब ना हो तो ऑर्डर वापस लेंगे, हम ये भूमि का जो रिजर्वेशन है उसको हम लोग वापस से बहाल करेंगे, हम ये जो गौ स्लाटर के लेकर पहले की जो बिल थी उसके बाद वापस लेके जाएंगे, हम जो है कमला
वो जो मामले थे उसमें हम लोग इंटरवीन करेंगे। जैसे आज आप देखिए हिजाब वाला सर्कुलर वापस आ गए, 2B का रिजर्वेशन 4% का रुका है, ऐसा ही चल रहा है, कोर्ट में मामला है, हमारी सरकार फाइट कर रही है, वो वापस आएगा। परसों CWC की मीटिंग में राहुल गांधी जी कह रहे थे नहीं उसको वापस करने का, उसको वापस लाना पड़ेगा करके। हर जो इशू था भारतीय जनता पार्टी के डर पे वो तमाम इशूज को हम लोग एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे इशूज है क्या आखिर में? हमारे इशूज है सिक्योरिटी, हमारा इशू है हमारा डेवलपमेंट, हमारा सबसे बड़ा इशू है जो भारतीय जनता पार्टी जो थ्रेटन हमें कर रही वो हमारी शनाख्त है, हमारा कल्चर है, हमारी तहजीब है, उसको अटैक करने की कोशिश करें। किसी भी देश में माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है वो सबसे ज्यादा किस चीज के लड़ती है? अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ती है, अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखने के लिए लड़ती है, अपनी तहजीब बरकरार रहने के लिए लड़ती है, अपने कल्चर की हिफाजत करने के लिए लड़ती है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी उसको अटैक करने की कोशिश कर रही है, टेलीविजन चैनल पे 50 तरीके का डिबेट चलाती है, 50 तरीके एलिगेशन लगाती है, ट्रिपल तलाक जैसे इशू जो नॉन एग्जिस्टेंट है उसको बिना किसी आधार से लेकर आके विरोध करने की कोशिश करती है। लेकिन जहां जहां भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार जैसे ऑर्गेनाइजेशन अक़लियतों के खिलाफ उनकी शनाख्त को खत्म करने के लिए कोशिश करते हैं, पहल करते हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी रहती है। अगर कोई आज पार्टी और देश में चाहे अगर कोई अक़लियतों के पक्ष में अगर कोई बात कर रहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी को और RSS को डायरेक्टली हर चीज अगर कोई अटैक कर रहा है तो राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को अटैक करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी हमारी शनाख्त बचाने के लिए और हमें बहुमत का हक देने के लिए लगातार काम करते रहते हैं। इसीलिए हम लोगों को एक कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की जो मुहिम हम लोगों ने छेड़ी है, जो सारे पार्टी को इकट्ठा करके इंडिया अलायंस को हम लोगों ने बनाया है, वो किसी के खड़गे साहब ने कई बार कहा है अपने पब्लिक स्पीचेस में कि हम कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए या देश में सत्ता में आने के लिए हम लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे। पहले लड़ते थे हम लोग, पहले अलायंस बनाते थे देश में सरकार बनाने के लिए, पहले अलायंस बनाते थे हम लोग प्रधानमंत्री बनने के लिए। आज उसकी लड़ाई नहीं है। आज हम अलायंस हम लोग इसलिए बनाए हैं, ये इंडिया अलायंस इसलिए बनाए हैं कि हम लोगों को देश बचाना है, आज हमारे संविधान को बचाना है, हमारी जमहूरियत को बचाना है, हमारी जो डाइवर्स आइडेंटिटी है हमारे देश की उसको बचाना है। कल प्रियंका गांधी जी का, KC वेणुगोपाल का, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब के लगातार ट्वीट आ रहे थे गाजा के बारे में, जब पैलेस्टाइन और इजराइल के बारे में। हिंदुस्तान का हमेशा एक स्टेटस स्टैंड है कि जो पैलेस्टाइनियंस को उनकी अपनी जमीन होना चाहिए, और इजराइल जो उसे लगातार अटैक करते जा रही है वो हमास के रूप में। हम लोग हमास के साथ कभी खड़े नहीं हुए थे, हम पैलेस्टाइन के लोगों के साथ खड़े हुए थे। ये देश को वर्गलाने का, कंफ्यूज करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कल जब UN सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, जब उसमें ये बोला गया कि इमीडिएट सीज फायर के लिए हम लोग एक रेजोल्यूशन लेके आते हैं। सीज फायर का मतलब होता है कि दोनों तरफ से लड़ाई बंद होना चाहिए, चाहे वो इजराइल की तरफ से हो रही है या पैलेस्टाइन की तरफ से हो रही है या किसी भी तरफ से जो लड़ाई जो हो रही है, उस लड़ाई को बंद करने का एक रेजोल्यूशन आया। लेकिन हिंदुस्तान आजादी के बाद पहली बार ऐसा शर्मनाक काम हमारी गवर्नमेंट ने की है कि सीज फायर के का रेजोल्यूशन जब आता है वो एक्सेप्ट कर जाती है, वोटिंग नहीं करती है, बाहर रह जाती है। ऐसा शर्मनाक काम कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया था। कहीं पे भी वॉर हो, कहीं पे भी लड़ाई हो, कहीं पे भी दंगे हो, सीज फायर के पक्ष में हमेशा उसे वैसे रेजोल्यूशन के पक्ष में हम लोग खड़े हुए थे, उसके साथ में हम लोग खड़े हुए थे। हम लोग नॉन वायलेंस के पक्ष में, वायलेंस के पक्ष में कभी रहेंगे। हमें नॉन वायलेंस हमें कांग्रेस पार्टी ने, महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस का परचम हमेशा लहराया। हमेशा उन्होंने कहा कि हम लोग नॉन वायलेंट कंट्री हैं। उस तरीके के जो भी यूनाइटेड नेशन में, सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन आते हैं उसके लिए हम खड़े रहते हैं। आज सरकार हर एक इशू को अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, हर एक इशू को इस देश में बंटवारा करने की कोशिश कर रही है। वो चाहे चाइना का मामला हो, चाहे फलस्तीन का मामला हो, चाहे अयोध्या में राम मंदिर का मामला हो, कोई भी मामले होते हैं, वो कोशिश करती है कि उसमें देश में बंटवारा हो ताकि जो उनको एक बड़ा हिस्से का वोट मिले और सत्ता में लगातार करते रहे। लेकिन हम बार बार यही कर रहे हैं। पार्लियामेंट में कांग्रेस का विप होने के नाते मैं ही कोऑर्डिनेट करता हूँ अपोजिशन पार्टीज को, अपोजिशन पार्टी लीडर्स को, खड़गे साहब के लीडरशिप
मैं कोऑर्डिनेट करने का काम करते रहता हूँ। हम लोग हमेशा ये भड़काऊ जो मुद्दे हैं, जो डिविजन मुद्दे हैं, उससे हटके हम लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, हम लोग गरीबी की बात करते हैं, हम लोग भुखमरी की बात करते हैं, हम लोग हमारा जो रुपये का स्तर गिरते जा रहा उसकी बात करते हैं, हमारी इकोनॉमी की बात करते हैं, हमारे एमएसएमई सेक्टर में छोटे मोटे दुकानदार हैं उनकी हम बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं, हम जो है लेबर की मजदूर की बात करते हैं। लेकिन हम लोग जो है एजेंडा पे हम लोग यकीन भी करते हैं, उसमें हम लोग उनके ट्रैक में हम लोग नहीं आते। लेकिन उन मुद्दे जब हम रेज करते हैं तो हम लोग को सस्पेंड करने का काम करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर बोलने नहीं देते। मेंबर्स ऑफ एमपी जो राज्यसभा के लोकसभा के मेंबर्स है उनको टारगेट किया जाता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता है। 75 साल की हमारी डेमोक्रेसी है, इंदिरा गांधी जी, नेहरू और जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, जब अपोजिशन के मेंबर्स खुले आम अटैक करते थे इनको, तो वहां पे बैठ के सुनते थे, उनकी बोलती नहीं बंद करते थे, उनके माइक नहीं बंद करते थे। लेकिन आज ऐसी हालत हो गई क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी मेजोरिटी है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्रूट मेजोरिटी, ब्रूट मेजोरिटी उनके पास है। वो मेजोरिटी होने के नाते आज वो लोग बोलने तक नहीं दे रहे, ना पार्लियामेंट के अंदर बोल सकते, ना पार्लियामेंट के बाहर बोल सकते। तो ऐसी व्यवस्था जो बनी है, उस व्यवस्था के खिलाफ हम लोग को खड़े होना है और हमारी जो प्रजाप्रभुत्व व्यवस्था है, हमारी जो जमहूरियत जो है, उसको वापस हम लोग को बहाल करना है, उसको वापस जो है हम लोग जमहूरियत को वापस धरती पे लाना है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी जो है वो कर सकती है, वो कांग्रेस पार्टी कर रही है और वो कांग्रेस पार्टी पहल करी है, इंडिया अलायंस बनाई है। 2024 में चुनाव होगा, पूरे देश में यही कह रहे हैं कि कर्नाटक का रास्ता दिखाइए असेंबली इलेक्शन में, आने वाले 2024 के इलेक्शन में कर्नाटका से मैक्सिमम यानी कि 28 में जो है 26, 24 पता नहीं कितने सीट है जीत के आएगी कांग्रेस पार्टी, फिर से एक बार देश को रास्ता दिखाएगी करके उम्मीद करते हुए बैठे हुए। मैं फिर से वापस जो बात ईश्वर खंडे साहब ने कहा और जो बात राजशेखर पाटिल साहब ने कही और जो बात जवाब भाई ने कही, मैं उसको रिइटरेट करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ कि चुनाव 2023 के असेंबली चुनाव में आप लोगों ने रास्ता दिखाया है। हमारे मसाइल बहुत हैं, मसाइल को बाद में हम लोग एड्रेस करेंगे, लेकिन सिक्योरिटी, कम्युनल राइट्स ना हो, सबको बराबरी का हक मिले, एक पीसफुल वातावरण क्रिएट हो, इसके लिए आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है, वो हम लोग एस्टैब्लिश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से आप लोकसभा इलेक्शन में ये होके आगे बढ़ के कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट बने उसको यहाँ भी जितना और पूरे इलाके में भी जिताना, और उसके साथ साथ में आज ही कांग्रेस पार्टी जो है अलग अलग एमएलसी के कैंडिडेट अनाउंस की है, उसमें हमारे चंदू पाटिल को दोबारा जो हमारे कैंडिडेट बना के उतारी है, इनके लिए भी ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट करके उनको जिताने का काम करना पड़ेगा। और आप तमाम लोग 3:30 बजे 4:30 बजे तक दिमाग खाए यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कभी इधर में आना होगा तो आपके साथ जाओ, ज्यादा टाइम बनाएंगे। एक चीज फिर मैं अपनी बात खत्म करने के लिए बताऊंगा, मैं कुछ ही रहा